दोस्तों, आज के हमारे इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा पर चलेंगे जो हमें दिखाती है कि कैसे महज एक इंसान ने अपने अटूट इरादों, शिक्षा और कानून की ताकत से सदियों पुराने उत्पीड़न को जड़ से उखाड़ फेंका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के वास्तुकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जाति का दंश। जरा कल्पना कीजिए, साल 1901 का वक्त है। एक 10 साल का छोटा सा बच्चा मसूर रेलवे स्टेशन पर अंधेरे में अपने भाई बहनों के साथ इंतजार कर रहा है। स्टेशन मास्टर आता है, उनसे मुस्कुराकर बात करता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ये बच्चे तथाकथित महार जाति के हैं, उसके चेहरे के भाव एकदम बदल जाते हैं। वो ऐसे मुड़कर चला जाता है जैसे वे बच्चे वहां थे ही नहीं। कोई भी बैलगाड़ी वाला उन्हें बिठाने को तैयार नहीं होता और अंततः दोगुने पैसे देकर उन बच्चों को खुद ही बैलगाड़ी चलानी पड़ती है। रास्ते में उन्हें जिस गहरे अन्याय का सामना करना पड़ा, वो सच में दिल दहला देने वाला था। जब उस छोटे बच्चे का प्यास से गला सूख रहा था, तब बैलगाड़ी वाले ने उसे यह कहकर चेतावनी दी कि चुंगी वाला हिंदू है, वो महारों को पानी नहीं देगा। प्यास बुझाने की बेताबी में उस बच्चे ने खुद को मुसलमान भी बताया, लेकिन चुंगी वाले को उसकी जाति का आभास हो गया और उसे एक बूंद पानी नहीं मिला। और पता है, ये भेदभाव सिर्फ एक दिन का नहीं था। स्कूल में भी रोज का यही हाल था। उन्हें बाकी बच्चों से अलग एक बोरे पर बैठना पड़ता था, जिसे स्कूल का सफाई कर्मचारी भी नहीं छूता था। पानी पीने के लिए उन्हें पूरी तरह से चपरासी पर निर्भर रहना पड़ता था, और तो और उन्हें संस्कृत पढ़ने से भी रोक दिया गया। बचपन में ही अपनी मां को खो देना, पिता की दूसरी शादी से नाराज होकर बुआ के बटुए से पैसे चुराकर मुंबई भागने की नाकाम कोशिश करना, इन सब त्रासदियों ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। लेकिन उनके एक ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण केशव अंबेडकर ने उनका पूरा समर्थन किया और उन्हें अपना उपनाम दिया। बस यही से उस लड़के ने ठान लिया कि वो इतना पढ़ेगा कि कोई भी उसके साथ भेदभाव ना कर सके। चलिए, अब आते हैं उनके जीवन के अगले पड़ाव पर, शिक्षा का कवच। इनकी पढ़ाई का सफर लिटरली हैरान कर देने वाला है। 1907 में मैट्रिक, 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से BA, फिर 1915 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MA और उसके बाद PhD, और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पढ़ाई। जरा सोचिए, उस दौर में ये सब कैसे मुमकिन हुआ। ये सब मुमकिन हुआ उनकी पत्नी रमाबाई के बाहरी त्याग से, जो परिवार का पेट भरने के लिए गोबर के उपले बेचती थीं, और इसके साथ ही बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय से मिलने वाली जरूरी स्कॉलरशिप से, जिसने उन्हें अमेरिका भेजा। अमेरिका में ही उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि सच्ची समानता असल में क्या होती है। लेकिन 1917 में जब वे भारत लौटे, तो उनकी जिंदगी का विरोधाभास सचमुच दिल तोड़ने वाला था। एक तरफ उनकी शानदार योग्यताएं थीं, कोलंबिया से PhD और मिलिट्री सेक्रेटरी का शीर्ष पद, लेकिन दूसरी तरफ उनका वास्तविक जीवन था। उनके अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारी उन्हें दूर से फाइलें फेंक कर देते थे, उन्हें पीने के लिए पानी तक नहीं दिया जाता था, और हद तो तब हो गई जब उन्हें एक पारसी गेस्ट हाउस से लाठी डंडों के जोर पर बाहर निकाल दिया गया। इसी क्रूरता के कारण महज 11 दिन के अंदर उन्हें अपनी नौकरी और बड़ौदा दोनों छोड़ने पड़े। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला हिस्सा, समानता के लिए संघर्ष। ट्यूटर और अकाउंटेंट के रूप में काम करने की कोशिशें जब विफल हो गईं, तो उन्हें पूरी तरह समझ आ गया था कि चुप रहने से ये उत्पीड़न कभी खत्म नहीं होगा। दोस्तों की आर्थिक मदद से बैरिस्टर की प्रैक्टिस शुरू करने के बाद उन्होंने 1920 में ऐतिहासिक विद्रोह की शुरुआत की और मूक नायक अखबार निकाला। इसके बाद आता है सबसे ऐतिहासिक पल, 1927 का महाड़ सत्याग्रह, जहां उन्होंने हजारों लोगों के साथ चवदार टैंक से वो पानी पिया जिसे छूने की उन्हें सख्त मनाही थी। इसके कारण उन पर और उनके समर्थकों पर बड़े हमले भी हुए, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने भेदभाव के विरोध में सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति जलाई और 1929 में जलगांव में एकदम स्पष्ट कर दिया कि वे हिंदू धर्म छोड़ देंगे। ये वो दौर भी था जब उनके और महात्मा गांधी के बीच वैचारिक मतभेद खुलकर सामने आए। 14 अगस्त 1931 को मुंबई के मणि भवन में दोनों की मुलाकात हुई। यहाँ हम दोनों के दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट देख सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का सीधा और कड़वा जवाब था, गांधी जी, मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। मैं इस भूमि को अपनी कैसे कह सकता हूं जहां हमारे साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार किया जाता है। अंबेडकर ने गांधी जी द्वारा दिए गए हरिजन शब्द और कांग्रेस के उस पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। इसके बाद 1932 में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और राजनीतिक टकराव सामने आया।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट यानी अलग निर्वाचक मंडल और 2 वोट का अधिकार दिया। इसका गांधी जी ने कड़ा विरोध किया और यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब एक तरफ गांधी जी की बिगड़ती तबीयत थी और दूसरी तरफ देश भर में अंबेडकर को मिल रही जान से मारने की धमकियां। दबाव बहुत भारी था। अंततः 24 सितंबर 1932 को पूडा पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान तो खत्म कर दिया गया, लेकिन प्रांतीय विधानसभाओं में आरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गईं। ये सारी बातें हमें ले जाती हैं उनके एक और बहुत बड़े रूप की तरफ, आधुनिक भारत के निर्माता। उनका आर्थिक ज्ञान बिल्कुल बेजोड़ था। वो सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं थे, बल्कि एक पक्के राष्ट्र निर्माता थे। हिल्टन यंग कमीशन के सामने डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी विस्तृत सिफारिशें और अपना गहन विश्लेषण पेश किया। कमीशन ने उनके इन विचारों को पूरी तरह माना, और पता है इसका नतीजा क्या हुआ? 1934 का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ और 1 अप्रैल 1935 को भारत का अपना रिजर्व बैंक यानी हमारा आरबीआई अस्तित्व में आया। नंबर 8 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये अंक भारत के हर मजदूर, हर कर्मचारी के लिए बहुत खास है। 1942 में वॉइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में श्रम मंत्री के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने कई बड़े और ऐतिहासिक सुधार किए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सुधार था कानूनी तौर पर काम के घंटों को 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे करना। आज हम जो 8 घंटे काम करते हैं, ये उन्हीं की देन है। 1935 में अपनी प्रिय पत्नी रमाबाई के निधन का गहरा दुख सहने के बावजूद उन्होंने संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष की भारी जिम्मेदारी संभाली। इसके मुख्य प्रावधानों पर जरा गौर करें। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का पूरी तरह खात्मा, हमारे मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, हर किसी को समान वोटिंग का अधिकार और महिलाओं को शिक्षा और रोजगार में बराबरी दिलाने वाले बेहद जरूरी कानून। उन्होंने समाज के हर हाशिए पर खड़े नागरिक को सुरक्षा देने का काम किया। अब जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 60। उनकी टीम ने दुनिया के 60 अलग अलग देशों के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ये नियम कानून तैयार करने में उन्हें ठीक 2 साल और 11 महीने लगे। ये काम इतनी तेजी से और इतने अच्छे से हुआ कि अगर हम तुलना करें तो पड़ोसी देश पाकिस्तान को अपना संविधान बनाने में पूरे 9 साल लग गए थे। और अब हम आते हैं उनके जीवन के आखिरी अध्याय पर, एक अमर विरासत। उनके जीवन के आखिरी सालों का संघर्ष भी बिल्कुल कम नहीं था। वो अपने उसूलों के लिए आखिरी सांस तक लड़े। 1951 में महिलाओं के अधिकारों से जुड़े हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर उन्होंने मंत्रिमंडल से सीधा इस्तीफा दे दिया। 1952 के चुनावों में उन्हें अपने ही पूर्व सहायक नारायण एस काजरोलकर से एक हृदय विदारक हार का सामना करना पड़ा। डॉक्टर शारदा कबीर से दूसरी शादी के बाद उन्होंने अपना 1929 का वो वादा पूरा किया और 14 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। दुर्भाग्य से इसके कुछ ही हफ्तों बाद 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 50,000! जरा सोचिए इस विशाल संख्या के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर को 9 अलग अलग भाषाओं का गहरा ज्ञान था और उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी बनाई थी, जिसमें 50,000 से भी ज़्यादा किताबें थीं। इसी लाइब्रेरी में उन्होंने अपनी आखिरी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा अपनी मृत्यु से महज 3 दिन पहले पूरी की थी। तो दोस्तों, आज जब भी कोई अन्याय होता है, जब किसी के अधिकार छीने जाते हैं, तो एक आम नागरिक की सबसे बड़ी ढाल कौन बनता है? वही संविधान जिसे उस व्यक्ति ने लिखा था, जिसे कभी इसी समाज ने छूने तक से इनकार कर दिया था। सोचने वाली बात है ना? यह हमें याद दिलाता है कि असली बदलाव सिर्फ ज्ञान, शिक्षा और न्याय के हथियारों से ही लाया जा सकता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए बेहद मूल्यवान रही होगी।